जयप्रकाश जी और मित्रों, मैं इस किताब पर कुछ कहने के पहले दो बातें एक एक वाक्य में कहूँगा। पहली बात कि हिंदी में आत्मकथाओं के ठीक से विकास न होने का एक बड़ा कारण ये है कि हिंदी समाज में और वैसे सारे भारतीय समाज में सच कहने की आदत बहुत कम है। एक बात, और वह आदत जितनी कम है उससे ज्यादा सच सुनने और सहने की आदत और भी कम है। इसीलिए अच्छी आत्मकथाएं लिखी नहीं गई हैं। मेरी जानकारी में दो ही अच्छी आत्मकथाएं हिंदी में है। एक तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा और दूसरी तुलसी राम की आत्मकथा। और इसलिए कि दोनों में अपने जीवन के अनुभव का सच कहा गया है ज्यादा। इसमें 2500 प्रमाण है। उदाहरण पेज संख्या समेत नोट करके ले आया हूं, पर पढ़ूंगा नहीं क्योंकि फिर घंटों का मामला हो। दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि संयोगवश बनारस और बीचू की जबकि यह कथा है, तब मैं भी वहां था, मतलब बीचू में। इसलिए इस आत्मकथा के खंड के बहुत सारे पात्रों, कुपात्रों और सुपात्रों से मेरा सीधे परिचय, उनके बारे में मैं जानता हूं। अब जैसे एक आदमी की इन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की है, नरेंद्र सिन्हा थे। उस समय वामपंथी संगठन से जुड़े हुए थे और हम लोगों ने मेहनत करके उनको छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया था। फिर बहुत हंगामा हुआ। अब जो उनके बारे में इन्होंने लिखा है वे खाली संकेत करते गए हैं और मुझे सब चीजें याद आती गई हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें से अब जैसे एक सुपात्र है, इसमें गोरख वही थे उस समय। उसमें कई कुपात्र है, कुछ का नाम लोगों ने लिया है, कुछ और लोगों का नाम दामोदर सिंह वगैरह का मैं जोड़ सकता हूँ उसमें, जो तुलसी राम जी जानते हैं। पर खैर ये व्यक्तिगत कथा में नहीं कहना चाहता, केवल इतनी सी बात कि ये सब जो बनारस बीचू की कथा इसमें है वो हम लोगों के सामने की ही है। यही थोड़ी देर पहले केदार जी मुझसे कह रहे थे कि शाम तो आपके सामने हुआ है। ये जो देखिए, अभी मणिन्द्र जी ने एक हमारी समस्या ये भी है कि कील कहाँ गड़ रही है, यह भी महत्वपूर्ण मामला है। अभी सारी किताब में कुछ लोगों को कील गड़ रही है कि सोवियत संघ की इतनी तारीफ क्यों है, कम्युनिस्ट पार्टी की इतनी तारीफ क्यों है। तो अभी मैं अंग्रेजी के मुहावरे का हिंदी कर, अभी एक आदमी, अभी मणिन्द्र जी सबसे आखिरी, अब वो जो थानवी कह गए थे उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूंगा कि वो है ही नहीं, पर मणिन्द्र जी तो सामने है। अभी सब सुझाव दे रहे थे कि मार्क्स, बुद्ध और अंबेडकर में संवाद होना चाहिए। उन तीनों ने गांधी में संवाद होना चाहिए। उन तीनों ने तो आपस में कभी संवाद नहीं किया। जितना विवाद संभव है किया, तो कहां से संवाद खोज के ले आएंगे। बहुत अच्छी है। गांधी के बारे में इन्होंने ठीक उदाहरण दिया कि तुलसी राम जी ने गांधी जी की आलोचना की और लगभग उसी ढंग से की है जैसे अम्बेडकर ने की थी। पर गांधी जी का एक पक्ष जिसका उल्लेख किया था मणिन्द्र जी ने कि
बीएचयू की स्थापना के समय साहस के साथ गांधी ने राजाओं महाराजाओं को ललकारा। दरभंगा महाराज उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, एनी सेठ वगैरह तो बैठी ही थे वहां, और उन्होंने कहा कि ये सब जो हीरे जवाहरात हुए लोग बैठे हैं, इनका हीरा जवाहरात जब मैं देखता हूं तो मुझे गरीबों का खून याद आता है। अब यह गांधी एक सच्चाई कह रहे थे, तुलसीराम ने उसको बिना किसी तोड़ मरोड़ के उद्धृत किया है। ये गांधी के बारे में उद्धृत करना गांधी के चरित्र की उज्ज्वलता को बताने के लिए काफी। अब इसके बाद मणिन जी ये उम्मीद कर रहे थे कि आप गांधी से थोड़ा और संवाद करें, उसकी गुंजाइश नहीं हो। खैर, एक ये जो आत्मकथा है, मैं तो इसको अभी थानवी जी कह रहे थे कि आत्मकथा है ही नहीं। अच्छा, वो आत्मकथा जो बच्चन वगैरह की पढ़ के इमेज बनाए हुए हैं कि जिसमें अपना गुणगान हो वही आत्मकथा हो, वो आत्मकथा थोड़े है। आत्मकथा की ऐसी तैसी है। आत्मकथा पढ़ना हो तो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अपनी खबर पढ़िए तो मालूम होगा कि आत्मकथा में सच कैसे कहा जाता है। जो तुलसीराम जी की आत्मकथा है, मुझे बराबर ये लगा पढ़ते हुए कि एक साथ ज्ञान, विचारशीलता और सहृदयता तीनों का संगम है। अलग अलग किताब में अलग अलग जगह है। और जिस बात की ओर संकेत कर रहे थे थानवी भी, देखिए, एक इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता मुझे यह लगी, हम लोगों का संबंध थोड़ा बहुत साहित्य से है, इसलिए उसकी थोड़ी ज्यादा चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि तुलसीराम उस समय साहित्य के विद्यार्थी नहीं थे, फिर भी, और आज भी वो बाकायदे साहित्य के विद्यार्थी थोड़े हैं। वो विद्यार्थी अगर किसी चीज के हैं तो बौद्ध धर्म दर्शन के हैं, मार्क्सवाद के हैं, और नहीं तो जिस विभाग में वो पढ़ाते हैं उसके हैं। वो ईरान के बारे में जानते जाते हैं, लेकिन इसमें साहित्य इतना अधिक मौजूद है। इसमें देखिए, ऐसे लोग भी उद्धृत हैं जिनका नाम सुनते ही दलित लोग नाराज हो जाते हैं। इसमें तुलसीदास उद्धृत है आत्मकथा, इसमें गालिब उद्धृत है, कविताएं हैं, इसमें केदारनाथ अग्रवाल हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसमें सुकांत है, इसमें नजीर अकबराबादी बनारस के एक थे शायर, उनका बाकायदे विस्तार से उल्लेख है। नजीर बनारसी, हाँ। और शेक्सपियर की चर्चा तो की ही विस्तार जी ने, शेक्सपियर तो उसमें मौजूद है ही। इसलिए कुछ और लोग हैं, राहुल जी से अनेक कारणों से तुलसीराम जी का बहुत लगाव रहा है। 3 कारण तो एक साथ ही हैं। एक, तुलसीराम भी आजमगढ़ के हैं, राहुल जी भी आजमगढ़ के थे, पड़ोसी थे। दूसरी बात ये कि तुलसीराम जी भी बौद्ध है और गौतम बुद्ध और बौद्ध साहित्य के बड़े अध्येता हैं वो। और राहुल जी जैसे थे बौद्ध, आप सब लोगों को मालूम ही है। और तीसरी बात ये कि ये दोनों बौद्ध धर्म से होते हुए मार्क्सवाद की ओर गए थे, राहुल जी भी और तुलसीराम भी। इसलिए राहुल जी का उल्लेख और उनकी चर्चा इसमें है, और अलग से भी तुलसीराम जी के लेखन, भाषण सब में वह मौजूद रहता है।
ये जो बनारस की बात हो रही थी, देखिए एक और आपसे कहूँ, बनारस की बात बहुत लोगों के ध्यान में आई। उसमें जिन चीजों की चर्चा है, तरह तरह के रूढ़िवाद, अंधविश्वास। बनारस में एक ऐसी जगह है और एक ऐसा विशाल तालाब है, वहां भूतों का व्यवसाय होता है। भूत वहां बैठाए जाते हैं, उठाए जाते हैं, तो जाहिर है कि दौड़ाए भी जाते हो। उस सबका उल्लेख इन्होंने किया। और कितनी रूढ़ियां हैं। ये खाली कथा तो हम लोग बनारस में रहते हुए रोज सुनते हैं कि काशी 3 लोक से न्यारी है, पर उस न्यारी में और क्या क्या क्यारी है, ये देखने सुनने की क्षमता किसी को जल्दी होती नहीं है, जैसी तुलसी राम जी ने देखी है बनारस। और देखिए उसी के ठीक बगल में सारनाथ। सारनाथ का इतना सुंदर वर्णन नहीं, चित्रण किया है तुलसी राम ने। वहां के जो मृगदाव एक जगह है स्तूप के बगल में, और उसमें हिरणों का, उनके रूप रंग का, चिड़ियाओं का लिखा है उन्होंने कि जो छोटा सा तालाब है उसमें कई हंस नौका की तरह तैर रहे थे। इसलिए ये इस आत्मकथा, ये अपने आप में एक साहित्यिक कृति होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसमें वर्णन कम और चित्रण अधिक है। खाली ये जो लोग डिस्क्रिप्शन और पोर्ट्रेल का फर्क नहीं जानते, वो इसको समझने में थोड़ी उनको कठिनाई होगी। देखिए जहाँ शब्दों और वाक्यों से चित्र उभरे वो चित्रण है। खाली ये कह देना काफी नहीं है कि हिरण है और फलाने तुलसी राम ने ये काम किया है उसमें, और इसीलिए इसको एक तरह से साहित्यिक रचना बनाया है उन्होंने। एक और कहूँ आपसे, ये तुलसी राम जी ने, देखिए ये भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ब्राह्मण परिवार के साथ जो उनका अनुभव हुआ। अब आजकल तो दलित साहित्य में प्रवृत्ति ये है कि ब्राह्मण नाम से ही चिढ़ है और गाली देने के अलावा कुछ होता नहीं है। तुलसी राम को अगर अनुभव, ये अनुभव का सच यही है, और सच कहने का साहस भी इसको, ऐसा थोड़े है कि तुलसी राम को नहीं मालूम है कि अनेक दलित लोग, सब जयप्रकाश करदम नहीं है, अनेक दलित लोग इस बात से ही तुलसी राम से नाराज होंगे कि एक ब्राह्मण परिवार की तारीफ काय कर दी। पर तुलसी राम से बेहतर यह बात कम लोग जानते हैं। मुझे बहुत एक पुरानी घटना याद पड़ रही है। एक जर्मनी का सौंदर्य शास्त्री था, विलियम वोरिंजर। उसने एक अद्भुत किताब लिखी, जैसी किताब मेरी जानकारी में सौंदर्य शास्त्र की कोई लिखी नहीं गई, एस्थेटिक्स ऑफ अगलीनेस। उसका पहला वाक्य है कि ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप बट अगलीनेस टू द मैरो। मैं वर्षों से ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में एवरी आइडियोलॉजी इज ओनली स्किन डीप बट कास्टिज्म इज टू द मैरो। तो तुलसी राम ये बात जानते हैं, और इस आत्मकथा में अनेक बार, लेकिन अनुभव का सच कहने का साहस भी कभी कभी रचना को महत्वपूर्ण बनाता है। इसके साथ ही स्वयं जिस कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन और सबसे वो जुड़े हुए थे, उसकी तुलसी राम ने दलित प्रसंग की उपेक्षा जो हिंदुस्तान के वामपंथी आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टियों ने की, उसकी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। एक इनसाइडर की हैसियत से, उसी के मेंबर थे वो,
और एक और देखिए, खाली अपने प्रसंग में नहीं, जैसा कि करदम जी बता रहे थे कि काम करने के बावजूद उनको उचित जगह नहीं मिली। गाजीपुर में शेरपुर एक जगह है, वहां दलितों पर भीषण अत्याचार हुआ था। तुलसीराम वहां बगल में गाजीपुर है बनारस के, गए थे, सब देख कर आए और आकर बनारस में जो बताया कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से, तो वही जातिवाद बीच में आड़े आता था। कम्युनिस्ट पार्टी स्टैंडर्ड ले, देखिए मुझे घटना याद पड़ रही है। हिंदुस्तान के वामपंथी आंदोलन की असफलता का एक बड़ा कारण दलित समस्या की उपेक्षा है। 1947 में डांगे मास्को गए थे, जुलाई से सितंबर तक, और उनकी 3 लोगों से बात हुई। जैसी पद्धति थी वहां और जो हायरार्की थी, तो पहले उनकी बात हुई वहां के एक थ्योरेटिशियन थे सुसलो, उनसे। इसके बाद लंबी बातचीत हुई जादानो से, और सबसे अंत में स्टालिन से। मैं उस पूरी बातचीत का ब्यौरा आपको नहीं देना चाहता, केवल एक बात कहना चाहता हूं। जो जादानो से बातचीत हुई उसमें 6 सितंबर को जादानो ने कहा भारत के बारे में डांगे साहब से। मैं जादानो के कथन का उद्धरण पढ़ रहा हूं, हिंदी अनुवाद अपना किया हुआ। हमें लगता है कि जाति व्यवस्था के अवशेषों को समाप्त किए बिना समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ना असंभव है, क्योंकि जाति व्यवस्था मजदूरों को वर्गीय आधार पर संगठित होने में बाधक है। वह जातीय भावनाएं जगाती है। हम समझते हैं कि यह जाति व्यवस्था भारतीय समाज का सबसे प्रतिक्रियावादी पक्ष है। इसे समाप्त करने के लिए भारतीय कम्युनिस्टों को पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। बीच का हिस्सा छोड़कर आखिरी बात उनकी मैं कह रहा हूं कि हम भारतीय साथियों से अनुरोध करते हैं कि वे इस प्रश्न पर, माने जाति के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें। यह बात जादानो ने 47 में कही थी। 87 तक भारतीय किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने किस गंभीरता से जातिवाद की समस्या पर विचार किया, ये सब जानकार लोग जानते हैं। हम लोगों से ज्यादा नामवर जी इसको जानते हैं, क्योंकि उस बीच में उसी में थे वो। हाँ, मुझे यह भी नहीं मालूम कि डांगे साहब ने लौट कर अपनी पार्टी कोई बात बताई कि नहीं बताई, और बताई तो उस पर कोई विचार विमर्श हुआ, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण तो नहीं है। इसीलिए तुलसीराम ने जो खास तौर से कम्युनिस्ट आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी और उसके लोगों के दलित समस्या और जाति व्यवस्था के बारे में दृष्टिकोण की जो आलोचना की है, वो जायज आलोचना है। उससे चिढ़ने के बदले सीखने की जरूरत ज्यादा है। और हिंदी में तो ऐसे ऐसे अभूतपूर्व मार्क्सवादी हैं जो महान मार्क्सवादी घोषित किए जाते हैं, वो अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। अब इतने बड़े आदमी हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उनका। लिखा है रामविलास शर्मा ने इतिहास दर्शन नामक अपने ग्रंथ में लिखा है उन्होंने कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज का विकास बाद और इतने विस्तार से और इतने पहलुओं कहने की मेरे पास है नहीं।